Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Sayyid Salman Ali and I'm representing Matadam Market. Today we are humbled, we are honored that Dr. Suhail Ahmed Saab, who is a consultant physician from Rawalpindi, and he will definitely introduce himself once he starts the presentation, is going to enlighten us on the role of B vitamins in diabetic neuropathy. So, Dr. Saab will be talking about the role of these vitamins, and he will also be looking into the disease part and the etiology and morphology of the diseases and other aspects as well. Before we can start the meeting, I have a request to all the participants. If you could please keep your mics muted. Dr. Saab, will be taking the questions from the participants, but once the presentation is over, you can write down your questions in the chat box and I will narrate the questions to Dr. Saab and Dr. Saab will definitely give you the answer. So without further ado, over to you, Dr. Saab. We will be honored if you could start your presentation, sir. So Dr. Suhail Ahmed Saab, sir. Thank you so much. I'm really humbled कि आज मुझे मौका मिला और I'm going to talk about role of B vitamins in diabetic neuropathy. Can you hear me? सब लोगों को आवाज ठीक आ रही है? आप चेक कर लीजिएगा. जी sir, we can hear you properly, sir. Thank you. तो जैसा कि अभी आपने फरमाया, मैं रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है और मैं यहाँ पे कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ. मैं इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में पंजाब गवर्नमेंट के साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के तौर पर काम करता रहा. पब्लिक हेल्थ में भी एक्सपीरियंस रहा और इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन से तो ताल्लुक है ही, क्योंकि मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मेडिकल एजुकेशन यानी फार्माकोलॉजी में है और साथ ही मैं MCPS फैमिली मेडिसिन हूँ. और जैसा कि आपने फरमाया, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टुडे एंड विटामिन्स का जो विटामिन्स का जो रोल है न्यूरोपैथी में, ये हमें आज डिस्कस करना है और हम इसके आज सारे एस्पेक्ट्स को इंशाल्लाह इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे. We all know that 1 in 11 adults they have diabetes और ये दुनिया में 463 मिलियन लोग बनते हैं जिनको 2019 के आदादो-शुमार के मुताबिक they are having diabetes. So 1 in 11 adults is a quite big number. और 20 से 79 years यानी 20 to 79 years के जो लोग हैं ये इस डाटा में शामिल किए गए हैं. और इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन जो है वो हर साल या कुछ सालों के बाद अपनी एटलस को अपग्रेड करती है. तो कल मैं ये देख रहा था कि 2019 में जो उनकी 9th एडिशन इनके एटलस का आया है, उसके मुताबिक दुनिया में एक बंदा हर 11 लोगों में से उसको डायबिटीज है. इसके अलावा 1 in 2 adults with diabetes are undiagnosed, यानी कि अगर 2 लोगों को डायबिटीज है तो उनमें से एक को मालूम ही नहीं है कि उसे डायबिटीज है या उसे अभी तक किसी ने डायग्नोज ही नहीं किया. और इस तरह के जो लोगों की तादाद है दुनिया में वो है 232 मिलियन. 232 मिलियन जो हैं लोग इसमें वो हैं जो कि अभी तक अनडायग्नोज्ड हैं विद डायबिटीज मेलाइटस. 1 in 5 people with diabetes are above 65 years. 65 साल से ज्यादा. हर 5 में से एक शख्स जो है उसको डायबिटीज है. और इन लोगों की कुल तादाद दुनिया में इस वक्त 2019 के आदादो शुमार के मुताबिक 136 मिलियन पीपल ये बनते हैं. क्वाइट अलार्मिंग. इसके अलावा जो 10% ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर है ये डायबिटीज के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है, यानी 760 बिलियन US डॉलर्स दे आर बीइंग स्पेंट ग्लोबली ऑन डायबिटीज. और ये भी 2019 के आदादो शुमार के मुताबिक है. इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की जो एटलस है उसके मुताबिक 10% ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन डायबिटीज. This is very important. 1 in 6 live births, yani 20 million, is affected by hyperglycemia in pregnancy. 84%
एक लाइव बर्थ जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार होती है प्रेगनेंसी में, और 84% जो है उनमें से जो है उनको गेस्टेशनल डायबिटीज होती है प्रेग्नेंट लेडीज को. दिस इज क्वाइट अलार्मिंग. 3 in 4 यानी 79% of people with diabetes they live in low and middle income countries. इसका मैं आपको आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स दूंगा कि दुनिया में इस वक्त जो 3 बड़े ममालिक हैं जिनमें जो डायबिटीज के हिसाब से अगर हम रैंकिंग करें तो उनमें से एक कंट्री जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, और 2 बड़ी पावर्स हैं और एक उनमें कंट्री ऐसा है जो कि जिसके लोगों की जो इनकम है वो कम है. तो मैं आगे चल के आपको ये आदाद शुमार बताता हूँ, और पाकिस्तान का इसमें कितना नंबर है ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा. Over 1.1 million children and adolescents below 20 years have type 1 diabetes. 1.1 million children और यंगस्टर जो हैं जो 20 साल से कम हैं उनको डायबिटीज है. 1 in 13 adults, और ये एडल्ट जो है ये 20 साल से 79 ईयर्स तक की उम्र के हैं, 20 to 79 ईयर्स, दे हैव इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और ये तादाद जो है 374 मिलियन पीपल की बनती है. 2 in 3 people with diabetes live in urban areas and 310 मिलियन इसकी तादाद बनती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स थे जो कि मैंने आपके सामने रखे एट द स्टार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, जो कि इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के एटलस के जो 9th एडिशन में जो कि 2019 में पब्लिश हुई थी उसमें ये शाया हुए थे. अब वर्किंग एज की बात कर लेते हैं. 3 in 4 people living with diabetes यानी 352 मिलियन पीपल आर ऑफ वर्किंग एज, और इनकी जो एज है बिटवीन 20 and 64 ईयर्स है. एंड दिस नंबर जो कि 352 मिलियन का है will be increasing to 417 million by the year 2030, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से ये बढ़ता रहा तो ये 486 मिलियन हो जाएंगे बाय द ईयर 2045. तो वर्किंग एज के लोग जो मुतासिर हैं इस वक्त वो 352 मिलियन है लोग दुनिया में, और ये 2030 में 417 मिलियन हो जाएंगे. इसी तरह बूढ़े लोगों के बारे में जो मैंने अभी बात की थी, 2019 में द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल ओवर 65 years of age with diabetes is 111 million. So 1 in 5 adults in this age group is estimated to have diabetes. और ये कहा जा रहा है कि 2030 में जो 65 years से ऊपर के लोग होंगे इनकी तादाद 111 मिलियन से बढ़कर 195 मिलियन तक हो सकती है, 195 मिलियन. और इसी तरह 2045 का डाटा अगर जो कंप्यूटर का एल्गोरिदम है इसने कैलकुलेट किया है तो उसके मुताबिक ये 276 मिलियन तक तादाद जा सकती है 65 ईयर से जो ऊपर लोग हैं. 2012 की जो एटलस थी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की, उसमें ये उन्होंने जियोग्राफिकल जो फिगर्स हैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी दिया है. और इसी एटलस में पाकिस्तान की रैंकिंग 2012 में आप देखें, अगर टॉप कंट्रीज को देखा जाए जिनमें डायबिटीज प्रेवलेंट है बहुत ज्यादा, तो चाइना में 92.3 मिलियन थी 2012 में, और इंडिया दूसरे नंबर पे है 63 मिलियन, एंड यूएसए 24.1, और पाकिस्तान इसमें 10वें नंबर पे है और 6.6 मिलियन. लेकिन जो अलार्मिंग बात है जो यहाँ पर एम्फसाइज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अब 2019 में ये देखा जा रहा है कि पहली 2 जो बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और उनका जो कहना चाहिए उनके पास जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना बर्डन बर्दाश्त कर रहा है इन लोगों का जिनको डायबिटीज है. लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान? हमारे यहाँ जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जिस रफ्तार से डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये हेल्थ सिस्टम हमारा जो है इंडिया और पाकिस्तान का, क्या इस बर्डन को, इस इंक्रीजिंगली जो एक जो इंक्रीजिंग केसेस हैं
डायबिटीज के और हमारा जो लाइफस्टाइल और ये सब कुछ और मल्टीपल फैक्टर्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसकी वजह से ये जो पाकिस्तान और इंडिया में तेजी से रफ्तार बढ़ रही है और इंडिया इस वक्त दूसरे नंबर पे है, तो क्या ये हमारा हेल्थ सिस्टम इस बर्डन को बर्दाश्त कर लेगा? इस ख्याल को मद्देनजर रखते हुए ये बात अब कही जा रही है कि 2040 में जो है नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज इन पाकिस्तान ये बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएंगे और मुमकिन है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो हैं वो फिगर्स हैं वो करीब आ जाएं। तो एक एल्गोरिथमिक बात है, कंप्यूटराइज कैलकुलेशन है, लेकिन इस चीज को जहन में रखना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपसे जिक्र किया था कि 2019 के डाटा के मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनको मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। 2012 के आदाद शुमार के मुताबिक भी ये फिगर बहुत बड़ा है। इन स्लाइड्स को हम स्किप करते हैं और अब हम आते हैं अपने आज के असल मौजू की तरफ। ये फिगर्स आपके सामने रखना इसलिए जरूरी थे कि हमें अंदाजा हो जाए कि हम जिस बीमारी से की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको समझने जा रहे हैं, उसके जो जो उसके जो आउटकम्स हैं वो कितने शदीद हो सकते हैं अगर इसको इस वक्त भी हम कंट्रोल नहीं करेंगे। We all know that insulin is released by beta cells of pancreas, and when the diet is absorbed, जब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब होते हैं तो इंसुलिन जो है इसके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का बायस बनती है और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है ये हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर डायबिटीज है, अगर इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो फिर ग्लूकोज ज्यादा देर तक ब्लड में स्टे करेगा, जिसे हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। आप सबको इसकी मालूम है, जुवेनाइल ऑनसेट जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, इसी तरह जो और ये टाइप 1 होती है और टाइप 2 जो है ये मैच्योरिटी ऑनसेट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहलाती है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में वी वेरी वेल नो कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वन डे द पेशेंट विल एंड अप इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरग्लाइसेमिक कोमा। जबकि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में देयर आर लॉट ऑफ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें सबसे टॉप पर न्यूरोपैथी है, देन नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जिसमें गैंग्रीन्स और ये सारी चीजें शामिल हों। Diabetic retinopathy, we all know that it's a leading cause of blindness in adults. Then there is diabetic nephropathy. हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो क्रॉनिकली डायबिटिक होते हैं और उन्होंने उनकी शुगर कंट्रोल होने के बावजूद you sometimes see those patients with diabetic nephropathy. इसकी वजह ये है कि डायबिटीज हो जाने के बाद भी, चाहे वो कंट्रोल्ड डायबिटीज है, वेल कंट्रोल्ड विद मेडिसिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स और इंसुलिन, इवन देन 10 इयर्स जो है उसके बाद ये आपको इस तरह का पेशेंट मिल सकता है जिसको नेफ्रोपैथी होगी। Then there is stroke, 2 to 4-fold increase in cardiovascular mortality and stroke. फिर इसके अलावा 8 to 10 individuals with diabetes they die from cardiovascular event. So last thing जो हम इस वक्त सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इट्स द लीडिंग कॉज ऑफ नॉन ट्रॉमेटिक लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशंस। आप जानते हैं आपके पास बहुत से डायबिटीज कंट्रोल ना करने की वजह से उनको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हुई और उसके बाद जब वो आपके पास आए तो आपने उनको डायबिटिक फुट देखा, गैंग्रीन हुए थे आपने। इट्स वेरी पेनफुल टू सेंड सच पेशेंट्स फॉर एम्पुटेशंस। और मैं ये बात तमाम अपने फिजिशियन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि हम उस पेशेंट को जब आपके पास आ गया, आप हर तरीके से उसको कन्विंस करें, उसको कायल करें कि वो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दे, क्योंकि अगर उसका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल ना हुआ तो ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आपके पास आएगा, और बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस में जो एम्पुटेशंस ऑफ द लिम्ब, इसके अलावा न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी है, ये शामिल है, स्ट्रोक है, एंड दिस इज वेरी सैड टू लिसन ऑल अबाउट फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट लेटर ऑन कि डॉक्टर साहब फलां मरीज के साथ तो ये हो गया, हमारे उस मरीज के साथ तो ये हो गया। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस मरीज को उस तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचाने की कोशिश करें। So we all know that diabetes can damage nerves and can cause neuropathy. अब इसका मैकेनिज्म समझना बड़ा जरूरी है। हम जानते हैं कि नर्व्स हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के ऊपर श्वॉन सेल्स होते हैं, और ये श्वॉन सेल्स जो हैं ये इनको ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, और हर नर्व को जिंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। And when the blood supply of these nerves, these peripheral nerves, is hampered due to increased glucose levels, तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली, जो नर्व है वो डाई होना शुरू हो जाएगी, नर्व की डेथ होना शुरू हो जाएगी, नर्व डैमेज होना शुरू हो जाएगी। ये हेल्दी नर्व शो की गई है डायग्राम में, और यहाँ पर आप देखिएगा कि अब नर्व की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो चुकी है और नर्व जो है वो डैमेज हो रही है। इनिशियली अगर आप गौर करें तो ये आपको नजर आएगा कि यहाँ पर ये इनिशियली जो डिस्टल एरिया से जो है ना स्टार्ट होती है न्यूरोपैथी, और अमूमन ये पाँव में और हाथों में इनिशियली स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन जब इसे आप कंट्रोल नहीं करते, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और पेशेंट अपना शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करता, और इन द लॉन्ग रन फिर वो जो डिस्टल जो न्यूरोपैथी है वो प्रॉक्सिमल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और फिर बहुत से एरियाज जो हैं बॉडी के उससे मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जो ज्यादातर 80 to 90% डायबिटिक्स जिससे जो एक्सपीरियंस करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, वो पाँव में, फीट ऑफ द पेशेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहा यह जाता है कि डायबिटिक पेशेंट को अपने पाँव की इसी तरह केयर करनी चाहिए जैसे कि वो अपने चेहरे की करता है। फुट का एग्जामिनेशन पेशेंट को सिखाएं, हर विजिट पे आप पेशेंट के फीट को एग्जामिन करें, और पेशेंट से खुद भी कहें कि वो हर रात सोने से पहले अपने पाँव को नीम गर्म पानी से धोए, अच्छी तरह पाँव की सफाई का ख्याल रखे, उसको ड्राई करे, और उसके बाद मिरर के अंदर अपने पाँव को का जो निचला हिस्सा है, जो हील है, इसको वो चेक करे कि इसमें किसी किस्म का कोई जख्म तो नहीं है, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो सेंसेशन का जो लॉस है ये बड़ी जल्दी होता है, और पेशेंट को मालूम ही नहीं होता कि वो कोई पुराना जख्म लिए फिर रहा है। पुराना जख्म किसी भी चीज से लग सकता है, जूता है अगर तंग वो काट रहा है, कोई कील लग गया पाँव में, कोई ग्लास का पीस लग गया, इन तमाम चीजों से जो जख्म है वो हो जाता है, और खामोशी से वो अल्सरेशन हो जाती है, और पेशेंट को पता ही नहीं चलता। और पता उस वक्त चलता है कि जब वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हालत में आपके पास आता है, और जब उस जख्म से बदबू उठना शुरू हो जाती है, तो तब पेशेंट आपके पास आता है, या उसको फिर इसकी फिक्र होती है। और जब वो आप ऐसे मौके पे जब पेशेंट आपके पास आता है तो अमूमन उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरफ तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है, दूसरी तरफ इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लड ग्लूकोज बहुत बड़ा होता है, और दूसरी तरफ ब्लड ग्लूकोज बड़े होने की वजह से इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये साथ साथ पे चलती हैं, और इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह के जख्म आपने अक्सर देखे होंगे अपने पेशेंट्स के पाँव में। Diabetic neuropathy, basically they are a family of nerve disorders caused by the diabetes, and इसमें peripheral neuropathy है, proximal neuropathy है, focal neuropathy है, कोई एक nerve भी involve हो सकती है, and autonomic neuropathy है।
अब इस न्यूरोपैथी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपनी फिजियोलॉजी के नॉलेज को रिवाइज करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि ये नर्व न्यूरोपैथी जो है बेसिकली नर्व डैमेज की वजह से होती है। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक नर्व सेल है और नर्व सेल को आप देखें तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। उसमें जो इसका जो एलोंगेटेड पार्ट है, जो एक्सॉन है, और इसके ऊपर लिपटी हुई आपको ब्लैक कलर की जो माइलिन शीथ नजर आ रही है। ये माइलिन शीथ जो है ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और दरमियान में जो जगह दो माइलिन शीथ के दरमियान में है इसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और माइलिन शीथ जो है ये बनती है श्वान सेल से, और श्वान सेल्स जो हैं इनकी ब्लड सप्लाई जो है बेसिकली अगर हैम्पर हो जाए, ये ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, तो ये नर्व जो है वो नर्व सेल जो है ये डैमेज डेड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो जाती है। अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी फिजियोलॉजी की नॉलेज से एक्शन पोटेंशियल अगर याद हो तो आपने देखा होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। हम सब जानते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो सेल की जो इनर साइड है वो -70 मिली वोल्ट्स है, और जो सेल की आउटर साइड है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो इनर साइड है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट पर किसी किस्म का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। लेकिन जब सोडियम इन्फ्लक्स स्टार्ट होता है सोडियम चैनल से, तो जो पॉजिटिव आयंस हैं सोडियम वो सेल के इनसाइड मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब सेल की इनसाइड में मूव करेंगे तो अंदर ऑलरेडी जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो -70 से ये जो पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है 55 पे चला जाएगा, और जो ही ये -55 पे पहुंचेगा सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से, तो ये एक थ्रेशोल्ड लेवल कहलाता है। इसके बाद तेजी से सोडियम आयन जो है सेल के अंदर मजीद एंटर होना शुरू हो जाएंगे, और जब सोडियम आयन सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे तो सेल के अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाएगी, और इसको हम कहते हैं कि इस वक्त डीपोलराइजेशन हो चुकी है स्टार्ट, यानी पोलैरिटी खत्म हो गई एक तरह से सेल की, क्योंकि सोडियम आयंस के एंटर होने की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हुआ और पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हुआ। -55 पे जो ही वो पहुंचा तो उस वक्त तेजी से सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, और उसकी वजह से सेल जो है डिपोलराइज हो जाता है, और डिपोलराइजेशन की वजह से जो जो नर्व सिग्नल है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि जो नोड ऑफ रेनवियर मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पर, बल्कि मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, ये नोड्स ऑफ रेनवियर जो है ये माइलिनेटेड माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मोस्टली आपके जितने भी हमारे जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, ज्यादातर हमारी जो नर्व्स हैं जो सिग्नल जो काम करती हैं करंट के पैसेज का, ये सब के सब मतलब 80 to 90% जो है ये जो सेंसेशन से रिलेटेड है ये माइलिनेटेड होती हैं। इसकी वजह ये है कि कुदरत ने जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं इनके दरमियान में ये जो नोड्स बनाए हैं, यहाँ पर ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये एक नोड से दूसरे नोड पे जंप की सूरत में होता है, ठीक है, जिसे सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, और ये बड़ी फास्ट और रैपिड कंडक्शन होती है। तो जो दूसरी नर्व फाइबर्स हैं जो कैन माइलिनेटेड हैं उनमें कंडक्शन इतनी फास्ट नहीं होती। तो ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं कि इनमें कंडक्शन फास्ट होती है, और इनमें कहा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट से एक तरह से ये जो करंट है ये पास करता है, और एक्शन पोटेंशियल जो है इसमें हर नोड से दूसरे नोड के ऊपर जंप करता है। अब चूंकि ज्यादातर जो हमारी नर्व्स हैं जो कि सेंसेशन कैरी कर रही हैं, टेम्परेचर की, पेन की, इसके अलावा जो है प्रेशर की, ये सब की सब माइलिनेटेड है, और अगर इसकी माइलिन शीथ जो है ये डिस्टर्ब हो जाए, माइलिन शीथ डैमेज हो जाए, जो कि श्वान सेल से मिलकर बनी थी, और श्वान सेल मैंने आपको बताया माइलिन शीथ बनाते हैं, और इनकी ब्लड सप्लाई बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। श्वान सेल्स की अगर ब्लड सप्लाई स्ट्रांग ना रही, ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गई किसी भी वजह से, डायबिटीज की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, केमिकल्स की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से,
प्रेशर्स की वजह से, तो फिर आप ये देखिए कि एक नर्व का एक बड़ा हिस्सा, जो माइलिनेटेड नर्व का एक बड़ा हिस्सा है, वो डैमेज हो जाएगा, और जो रैपिड कंडक्शन वाली क्वालिटी थी वो नर्व की खत्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली वो हिस्सा जिस्म का जिसको वो नर्व सप्लाई कर रही है वो लेस सेंसिटिव हो जाएगा। तो दिस इज द होल पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नर्व डैमेज। और अब हमने ये देखना है कि इस नर्व डैमेज को, इस माइलिन शीथ के डैमेज को, इस फास्ट एक्टिंग जो नर्व फाइबर्स हैं इनके डैमेज को बचाने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास क्या थेरेप्यूटिक अप्रोच है जिससे हम देख सकें कि जो माइलिनेटेड एक्सॉन है ये बच सके। इसके लिए मैं आपके सामने एक स्टडी रख रहा हूं जो कि IS स्टडी का नाम इसे दिया जाता है, इंडोनेशियन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑन विटामिन बी स्टेटस इन साउथ ईस्ट एशियन डायबिटिक पेशेंट्स। ये स्टडी जो है 2011 में पब्लिश हुई थी, और इस स्टडी में एक बड़े इम्पोर्टेंट चीज को मेंशन किया गया था, वो ये था कि साउथ ईस्ट एशियन डायबिटिक पेशेंट्स में विटामिन B1, B6 और B12 कितनी मिकदार में मौजूद था। पता ये चला कि बल्कि इस स्टडी की मैं आपके साथ आगे जाके डिटेल शेयर करूंगा। पता ये चला कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज थी उनमें विटामिन B1 जिसे थायमीन भी कहते हैं वो तेजी से फ्लश आउट हो चुका था किडनीज के जरिए। इसका मैकेनिज्म भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि डायबिटिक पेशेंट में थायमीन या B1 किस तरह फ्लश आउट हो जाता है, जिस्म से किस तरह बाहर निकल जाता है और किस तरह इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसी तरह पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 जो है ये तेजी से डिग्रेड हो चुका था उन पेशेंट्स में जो स्टडी में देखे गए, और कोबालामीन जो विटामिन B12 है इसकी रेजिस्टेंस जो है ना इंक्रीज हो चुकी थी। क्या आपने एज का नाम सुना है? एज वैसे तो उम्र को कहते हैं ना, एजिंग, लेकिन एज से बनता क्या है? एज बेसिकली एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। एडवांस्ड ग्लाइकेशन जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली ये प्रोटीन या लिपिड्स होते हैं जो ग्लाइकेट हो जाते हैं जब शुगर से बहुत ज्यादा एक्सपोज हो। बॉडी के अंदर ऐसे लिपिड्स या प्रोटीन जो कि शुगर से या हाई ब्लड ग्लूकोज से जब एक्सपोज हो तो इनको हम एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं, एज। और बेसिकली एज जो है ये एनिमल सोर्सेज के जितने भी फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं इनसे बनते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ना कि घी, चर्बी, चिकनाई, मीठा कम खाएं। मरीज को जब हम हिदायत करते हैं तो मद्देनजर हमारे यही होता है कि इसकी जिस्म में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट ना हो और इसके अंदर एज ना बने, यानी एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एज रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो एज रिसेप्टर्स हैं इनके ऊपर जब आकर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी एज आके लगता है तो ये मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मैक्रोफेजेस और बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाता है और वहां पर आर्टरीज जो है वो नैरो होना शुरू हो जाती है। अब आपको शायद इस बात की बखूबी समझ आ चुकी होगी ब्लड वेसल है उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो चुकी है और अल्टीमेटली वो नर्व फाइबर जो है वो डैमेज हो चुका है। दिस इज नॉर्मल नर्व फाइबर एंड दिस इज एक्सपोज्ड फाइबर जिसकी माइलिन शीथ डैमेज हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको अभी तफसील से बताया कि माइलिन शीथ के डैमेज हो जाने की वजह से, यानी जो श्वान सेल्स माइलिन शीथ को बनाते हैं, जब उनकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है, मुतासिर होती है, तो अल्टीमेटली वो नर्व जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। Here you can see normal nerve and damaged nerve. Here is another study
Influence of neurotropic vitamins on nerve conduction velocity in diabetic neuropathy. H.I. Tong की ये स्टडी है, और ऑल्दो ये स्टडी बहुत पुरानी है, लेकिन चूंकि हम 3 विटामिन्स का जिक्र करेंगे, विटामिन B12, विटामिन B6 एंड विटामिन B1, और ये स्टडी स्पेसिफिकली इन 3 विटामिन्स के ऊपर ही की गई थी, और इसके बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे, और इन रिजल्ट्स को जब टेबुलेट किया गया तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई थी, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ. In most cases of diabetic neuropathy, demyelinization process on the nerve leads to considerable decrease in the nerve conduction velocity. इस स्टडी का जो एम था वो ये था कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी को देखा जाए, और वो केसेस जहां पर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कम हो चुकी थी जब डायबिटीज की वजह से, जब उनमें विटामिन B1, B6 और B12 जो है ये दिया गया अकॉर्डिंग टू स्टडी डिजाइन, तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कितनी इंक्रीज की, बेसिकली ये वो कंपैरिजन था. इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू शो दैट द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी इज अ पैरामीटर व्हिच कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोपैथीज, एंड द इंक्रीजेस इन द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी which had decreased prior to the beginning of treatment coincided closely with clinical evaluations, and the therapeutic use of B vitamins was assessed on the basis of this criterion. ये वही बात है जो मैंने आपको भी समझाई थी कि दोनों चीजों को हमने कंपेयर करना था कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो है इस पर किस हद तक जो है इन B1, B6 और B12 का इफेक्ट हुआ था. इस स्टडी में 33 पेशेंट्स को उन्होंने इंक्लूड किया था, और एवरेज एज ऑफ द पेशेंट जो थी वो 55 से 56 इयर्स थी, और 5 to 10 इयर्स से उनको डायबिटीज थी. इसमें इंडोर और आउटडोर पेशेंट शामिल थे. 16 इंडोर एंड 17 आउटडोर पेशेंट से टोटल पेशेंट 33 थे, और इसमें जो इन पेशेंट्स में मेल 6 थे और 10 फीमेल थी, जबकि आउट पेशेंट्स में 9 मेल्स थे और 8 फीमेल्स थे. मेथड इसका क्या था कि फर्स्ट वीक में उन्होंने इंट्रामस्कुलर एम्प्यूल दिया, 1 एम्प्यूल बी विटामिन्स का, B1, B6 और B12 का, 1 एम्प्यूल डेली दिया, ये इन पेशेंट्स में. और आउट पेशेंट्स में भी उन्होंने 1 एम्प्यूल दिया विटामिन B1, B6 और B12 का, लेकिन उसमें वो वीकली दिया, और इसमें इन पेशेंट्स में डेली दिया. इंडोर पेशेंट्स में डेली और आउट पेशेंट्स में वीकली दिया. सेकेंड एंड फोर्थ वीक में इंट्रामस्कुलर 1 एम्प्यूल B vitamins, B1, B6, B12 ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार दिया गया, और फिर ओरल 2 टैबलेट्स ऑफ विटामिन B1, B6, B12 थ्राइस अ डे ऑन डेज विदाउट इंजेक्शन, यानी जिन दिनों में इंजेक्शन नहीं लग रहा था उसमें 2 गोलियां उनको दी गई, सुबह दोपहर शाम. और आउटडोर जो पेशेंट्स थे उसमें ओरल 2 टैबलेट्स ऑफ B vitamins, B1, B6 एंड B12 TDS दी गई ऑन द डेज विदाउट इंजेक्शन. 5th और 8th वीक में भी ओरल 2 टैबलेट्स इन पेशेंट्स में दी गई B vitamins की TDS, और जो आउट पेशेंट्स थे उसमें ओरल 1 टैबलेट दी गई B vitamins की, B1, B6 और B12 की, वो भी TDS दी गई. और ये जो कंडक्शन वेलोसिटी थी नर्व्स की, ये एक डिवाइस था, बायोफिजियोमीटर. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सिंप्लिसिटी से और एक्यूरेसी से थ्रेशोल्ड ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ वाइब्रेशन इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स और ये नर्व की कंडक्शन वेलोसिटी को चेक कर सकते हैं. इससे ये एक तरह से आप यूं कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग फोर्क होता है. रिजल्ट्स क्या रहे? रिजल्ट्स बड़े ही दिलचस्प थे कि बिफोर ट्रीटमेंट विद B vitamins जो लेटरल पोप्लिटल नर्व थी पेशेंट्स की, उसमें बिफोर ट्रीटमेंट जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी थी वो 36.5 प्लस माइनस 1.3, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये 36.5 से बढ़ के 39.1 हो गई मीटर्स पर सेकंड, और जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी को मीटर्स पर सेकंड के साथ हम इसको लिखते हैं. और जब ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया तो देखा गया कि 36.5 से बढ़कर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी 39.3 पे चली गई,
और जबकि नॉर्मल रेंज जो ह्यूमन बीइंग में हेल्दी पेशेंट्स में है वो 44.4 से लेके 47.2 प्लस माइनस 5.5 मीटर्स पर सेकंड जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है, तो तकरीबन ये नॉर्मल के करीब आ गई और इससे लेटरल पोप्लिटेल नर्व के अंदर ये इंप्रूवमेंट देखने में आई। और फिर इसके अलावा जो उन्होंने पोस्टीरियर टिबियल नर्व में स्टडीज की इसी स्टडी ग्रुप में, तो उसमें भी देखा गया कि बिफोर ट्रीटमेंट 36.4 थी, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 37.2 चली गई और आफ्टर ट्रीटमेंट ये 38.6 चली गई। अब मेरा इस स्टडी के हवाले से एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि उस जमाने 1980 की ये स्टडी है और इसको अभी तक किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, और जो स्टडी एक बार इस लेवल तक जाकर खत्म हो जाए, वो चैलेंज ना की गई हो, तो डेफिनेटली वो स्टडी वैलिड रहती है। लेकिन अगर ये स्टडी दोबारा की जाए तो अब हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा प्रिसाइज डिवाइसेस आ चुके हैं जो कि इसको बेहतर तरीके से मेजर कर सकेंगे इन रिजल्ट्स को। और मीडियन नर्व में भी 47.2 जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी थी बिफोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 49.2 पे चली गई और आफ्टर ट्रीटमेंट 50.7 मीटर्स पर सेकंड पे चली गई और नॉर्मल इसमें 52.5 से लेके 59.9 होती है। तो कहने का मकसद ये है कि विटामिन B1, B6 और B12 ने ड्रामेटिकली इम्प्रूव किया नर्व कंडक्शन वेलोसिटी को डायबिटिक पेशेंट्स में। ये आउट पेशेंट्स का था, मैंने आपको भी बताया, और ये इन पेशेंट्स में रिजल्ट से, और ये भी तकरीबन वैसे ही है, इसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमें नजर आ रही है। ग्राफिकली अगर देखें तो इसको इस तरह इन्होंने शो किया है। सो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी ग्रॉसली इंक्रीज हुई बी विटामिन के साथ, और वो बी विटामिन B1, B6 और B12 थे, और ये तीनों नर्व्स का डाटा मैंने आपको बताया, लेटरल पोप्लिटेल नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व और मीडियन नर्व। प्रेजेंटेशन के आखिर में मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा रोल ऑफ बी विटामिन और इम्यूनिटी के हवाले से। बी विटामिन पर्टिकुलरली B6, B9 एंड B12 ये बॉडी का जो फर्स्ट रिस्पॉन्स बनाते हैं जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है हमारे बॉडी पर, तो B6, B9 और B12 बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स को। जो नेचुरल किलर सेल्स हैं और ये अपोप्टोसिस के जरिए उस पैथोजन को जो है वो इनगल्फ करते हैं, उसको खत्म करते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और जो सेकंड बी विटामिन का इम्यूनिटी में रोल है वो है हेल्दी गट माइक्रोबायोटा। जो माइक्रोफ्लोरा है हमारे गट का, ये B12 की वजह से हेल्दी रहता है और इम्यूनिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। आप जानते हैं आजकल प्रोबायोटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और ये चीज हमें समझने की जरूरत है। इसके अलावा स्टडीज बहुत सारी हैं जो ये बता रहे, और ये अभी रिसेंट स्टडीज हुई हैं कोविड-19 के दौरान। ये जो पिछला हमारा जो सीजन गुजरा है सर्दियों के बाद से, ये कुछ स्टडीज फौरन ही स्टार्ट हो गई थी कोविड के अंदर, और कुछ जो है अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कंटिन्यू रही हैं। कुछ स्टडीज अभी जारी हैं और कुछ स्टडीज के जो है वो रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और ये पब्लिश होना शुरू हो गई हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में। तो कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि इंक्रीज्ड डेथ रेट इन द कोविड-19 हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स हु वर डेफिशिएंट विद बी विटामिन्स, विटामिन डी, विटामिन ए, जिंक एंड सेलेनियम। यानी स्टडीज ने ये बताया है कि विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, जिंक और सेलेनियम की कमी की वजह से कोविड-19 के जो हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें डेथ रेट जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो गया था। इसके अलावा एक स्टडी सिंगापुर में हुई थी जो कि कोविड-19 स्टडी, सिंगापुर कोविड-19 स्टडी कहलाती है। इसमें विटामिन B12, विटामिन डी और मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन देकर देखी गई मरीजों को, और वो ओल्डर पेशेंट्स थे, और उससे मालूम हुआ कि जो उनकी कोविड की जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं और उनकी सिविरिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। एक रिव्यू आर्टिकल भी मेरी नजर से गुजरा है जो न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी एंड कोविड-19 के नाम से फिलिप C. कैल्डर ने पब्लिश किया है, और इसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया है। अगर आप इसे सर्च करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो कि रोल ऑफ बी विटामिन को शो करता है इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी को एनहेंस करने में।
और ये एक YouTube चैनल की स्टोरी है दोस्तों की। तफन्नन तबाह के लिए मैं कुछ बता दूं कि ये चैनल मैंने अपना एक स्टार्ट किया था जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ, कोविड स्टार्ट हुआ, जब ये वो वक्त था जब लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। इस चैनल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कोविड के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दूं, और उसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि इस चैनल के पीछे क्वैक्स पड़ गए। क्वैक्स जिन्हें हम अताई कहते हैं, इन अताइयों ने मेरी बहुत सारी वीडियोस को टारगेट किया, और जिन जिन वीडियोस में मैंने अताइयों का जिक्र किया था, उन्होंने वो वीडियोस जो है इस चैनल से रिमूव करने के लिए बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया। कुछ वीडियोस उन्होंने रिमूव करवा भी दी। बहरहाल अगर दोस्त इंटरेस्टेड हों तो ये इसकी वीडियोस की मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है। इसमें बहुत सारी आपको मालूमात मिल जाएंगी जो आप अपने पेशेंट्स को देना चाहते हैं। खास तौर पे मेरे पास कोविड-19 के दौरान मेरे क्लिनिक में 82 पेशेंट्स जिनको मैंने ट्रीट किया कोविड-19 के हवाले से, उसमें से 23 पेशेंट्स वो थे जो कि मेरे सामने आकर बैठे। उन्होंने कहा जी कि हमें कोविड है, हमें कोरोना पॉजिटिव है। क्योंकि मैं बहुत अल्लाह ताला का फजल हुआ कि मैं और मेरा पूरा स्टाफ जो है बहुत एहतियात के साथ हम वहाँ पे बैठते थे, और कंप्लीट हम अपनी SOPs का ख्याल रखते हुए बैठते थे, तो हम सब महफूज रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इन तमाम पेशेंट से भी जो डायरेक्टली आए, और बाकी इनमें से 60 प्लस पेशेंट्स वो थे जो कि जिनके घर वालों ने मुझसे राब्ता किया इन वीडियोस को देखते हुए, और फिर ये वीडियोस मैंने आगे उनके रिश्तेदारों तक और बहुत से लोगों तक पहुंचाई, और उनको हमने घरों पर ट्रीट किया। क्योंकि हॉस्पिटल्स भरे हुए थे पंजाब के, और आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे थे जो जाना भी नहीं चाहते थे, और फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शंस दी कि लोग घरों में ही जो है आइसोलेट हो जाएं। तो ये तमाम वीडियोस उस सिलसिले में मैंने बनाई थी, और जो दोस्त इसको सब्सक्राइब करना चाहें या अपने पेशेंट्स को भेजना चाहें तो ये 30 डॉक्टर सुहेल youtube.com पे 30 डॉक्टर सुहेल लिखें, या डॉक्टर सुहेल अहमद लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। Dr. Sohail, thank you very much. It was such an exciting presentations, and you have elaborated everything in such a manner that everybody could understand it. और सर आपसे पहली दफा जब से हम ये सेशंस कर रहे हैं, तो ये पहली दफा हो रहा है कि मार्टिन डाउ मार्कर्स है जो साहब या जो साहिबा होस्ट करते हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं पहली दफा ये प्रिविलेज ले रहा हूँ, या ये अपने जो हमारे एक चला आ रहा है एक लेगेसी, हम लोग क्वेश्चन नहीं करते जो होस्ट कर रहे होते हैं, मगर आज मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपने ये सारी कोविड की बात की और उस पर आपने तस्करा किया, तो एक मैं ये चाहता हूं कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन 118 पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं। फेसबुक पे भी हम लाइव हैं, वहां पे भी तकरीबन 50-60 लोग हैं। तो सर प्लीज 1 या 2 मिनट जरूर इस पे बात कर लें कि वो जो हम फोन की बेल पे सुनते हैं ना कि अभी खतरा टला नहीं बाकी है, तो सर जरूर ये प्लीज बताइए कि हम अभी तक कितने सेफ हैं, या हमें अपने आप को सेफ समझना चाहिए या नहीं। सर ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया, और मैं इस सिलसिले में जो मेरी लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई वो इसी हवाले से थी, लेकिन इस पे मुझे अपने बाज डॉक्टर्स दोस्तों की तरफ से भी ये सुनने को मिला कि डॉक्टर साहब आप कोविड चैप्टर क्लोज हो चुका है, आप मेहरबानी करें आप ये वीडियोस ना बनाएं, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन जब मैं यूरोप और अमेरिका में रिसर्चर्स को देखता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर है लोगों का जो डेली अवेयरनेस चाहता है इस हवाले से, और लोग इस सिलसिले में भी अवेयर रहना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को कोरोना फ्री सोसाइटी समझ लिया है, और अब हम बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे। मैं अपनी तमाम डॉक्टर दोस्तों से, अपनी डॉक्टर बिरादरी से गुजारिश करूंगा कि प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि केसेस कम रिपोर्ट होना, केसेस कम लैब में भेजे जाना, इस चीज को शो नहीं करता कि हम कोरोना फ्री हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना की सेकेंड वेव आ गई है या थर्ड वेव आ गई है, ऐसा नहीं है। दुनिया में इस वक्त अब तक 3 से 4 लोग हैं जो कि रिपोर्ट हुए। एक हांगकांग ने अपना पहला पेशेंट रिपोर्ट किया था जो री इन्फेक्शन का उन्होंने क्लेम किया है, जबकि दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि री इन्फेक्शन बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, कोई पॉसिबल नहीं है।
हाँ, ये जरूर है कि जो कोरोना का जो वायरस की जो शेडिंग है ये प्रोलॉन्ग चलती जाए और बॉडी से कोरोना वायरस की जो शेडिंग है प्रोलॉन्ग होने की वजह से जो आपका पीसीआर है वो देर तक पॉजिटिव आता रहे, लेकिन ये री इन्फेक्शन बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये इस बहस में पड़े बगैर कि री इन्फेक्शन है या नहीं है, ये ख्याल करना चाहिए कि अभी भी जिन जगहों पर एक्सपोजर नहीं हुआ और वहां पर किसी कोविड पेशेंट की वजह से एक्सपोजर होना शुरू हो गया, जैसे आपने अभी देखा कि नारायण कागान में जो हुआ कि जितने टूरिस्ट गए थे, आपने देखा कि वहां पर एकदम से वो इन्फेक्शन फैला। तो इसका मतलब है कि एहतियात ना करने की वजह से एक वो सोसाइटी के वो हिस्से जो अभी तक इससे एक्सपोज नहीं हुए, अगर मिसाल के तौर पे मैं या मेरा स्टाफ इस वक्त महफूज है, तो मुझे ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अब हम महफूज हैं और अब कोरोना खत्म हो गया है। किसी वक्त भी कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आ गया तो खुदा ना खास्ता इसकी जो विरुलेंस में भी अगर फर्क आ गया वायरस की, जिसको हम ये समझ रहे हैं कि शायद इस वक्त अभी वो अपनी इंतहाई कम मुज़िर हालत में वायरस मौजूद है और अगर लोगों को इफेक्ट भी कर रहा है तो कुछ कुछ हो नहीं रहा उससे, कोई डेथ्स नहीं हो रही। डेथ ना होने की वजह से ना होने की वजह ये भी हो सकती है कि इस वक्त हमने नंबर ऑफ टेस्ट बहुत कम कर दिए हैं और लोग इन तमाम चीजों के लिए अब हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो वन शुड बी वेरी 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 केयरफुल। कोविड हमारे साथ एक लंबा अरसा चल सकता है कोरोना, इससे इतनी जल्दी निजात मुमकिन नहीं है। ओनली द थिंग इज हमने लोगों को अवेयर किस तरह करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने क्लिनिक में आप ने वो बैनर ही हटा दिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मास्क के बगैर क्लिनिक में दाखिला मना है, और अगर आपने अपने टेबल से हैंड सैनिटाइजर ही रिमूव कर दिए हैं, आपने अपने एसओपी सारे खत्म कर दिए हैं आप, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि खुदा ना खास्ता कोई किसी दिन कोई ऐसा फिर कोई डिजास्टर ना हमें देखना पड़े कि ये फिर कहा जाए कि जी ये तो सेकंड वेव आ चुकी है या थर्ड वेव आ चुकी है। सो मेरी सबसे गुजारिश है, कोरोना का इख्तिताम नहीं हुआ। कोविड जो जो कोरोना वायरस है, जो नोवेल कोरोना वायरस है टाइप 2 सीओवी, ये इसके बारे में अभी किसी को नहीं मालूम कि ये फ्लू के बाकी वायरसेस की तरह बिहेव करेगा, ये इससे डिफरेंट इसका बिहेवियर होगा। अब तक तो इसकी आप देख ही चुके हैं कि हर रोज एक नई बात इसके बारे में सुनने में आ रही है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। द राइट वर्ड इज जज़ाकल्लाह सर, बिकॉज द थिंग इज अंग्रेजी में इसकी मिसाल गलत है तो मैं नहीं कहता, एक्सपर्ट के से जब लोग बात सुने तो वो असर रखती है। और हम यही, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल से हमारा ताल्लुक है और वी गो हैंड इन हैंड विद विद द डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी एज वेल। तो सर यहाँ पे हमारी ख्वाहिश यही है कि लोगों को ये अवेयरनेस रहनी चाहिए, कर खास तौर पे बड़े शहरों के लोगों को भी, क्योंकि जिस तरह हम लोग आजकल कर रहे हैं। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि 2-4 केसेस हमने ऐसे अपने एरियाज में सुने हैं कि जहां ये दोबारा इमर्ज हुई है सिचुएशन, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। बिफोर वी कुड क्लोज द सेशन, आई वुड आस्क रियाज महमूद साहब to say a few words. Riaz Mahmood Saab is the head of sales in Matna Market, and I think you know him. थैंक यू सलमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। आपसे डायरेक्ट तो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन थ्रू बाबर शहजाद आपका डिस्कशन हमेशा रहा है। और आपकी जो सोसाइटी के लिए सर्विसेज हैं वो तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। अभी दोबारा आपने अपनी वीडियो का जिक्र किया। वी हैव बीन गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दीज वीडियोस। उन दिनों में खास तौर पे जून में जब ये पीक पर था तो दे वर वेरी सपोर्टिव फॉर ऑल द पेशेंट एज वेल फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। आई एम ग्रेटफुल सर, आई एम हम्बल। First of all, as this webinar is concerned, on behalf of Martendo, I want to pay thanks you for your valuable time you have spared for this webinar for the benefit of the healthcare professions and the patients. As I discussed, you have remained very much busy for these COVID assignments. I am sure at the moment also you are busy on different assignments. There has been a very good participation for this webinar as well, because you are a well-known person among the community. So thanks to all the doctors who have participated in this webinar.
we are much obliged and encouraged. The participants have made these sessions more productive, although there was no question, but I think that later on, if there will come any question, we will come to you and get the answer, and we'll try to communicate to all the concerned. Sure. Presentation, as far as this concerned, presentation topic was very interesting and relevant, keeping in view the rapid increasing cases of the diabetes. Dr. Saab has discussed the topic very well. All questions have been answered. We are very much thankful to all the Martindale Marker colleagues from sales and marketing. With their efforts and support, we have been able to conduct these sessions. And with your permission, Dr. we would like to have you again on any other interesting topic. इंशाल्लाह मैं ये भी कहना चाह रहा था, I'm sorry कि मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ. मैं मार्टिन डाओ के जो आपके यहाँ पे जो आपके सेल्स के आपके एग्जेक्टिव हैं बाबर शहजाद साहब, मैं खास तौर पर उनका शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा कि उनका इंथुजियाज्म बहुत ही काबिल तारीफ था. मतलब whenever he personally approached me एंड मेरी वीडियोस के हवाले से उन्होंने मुझे जिक्र किया, और इनकी बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है. ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो के ऊपर इनका कमेंट मौजूद है, और इन्होंने मुझे कहा जी कि हम आपका लेक्चर चाह रहे हैं इसके ऊपर. तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जिस तरीके से इनका जो एक इंथुजियाज्म था और जिस तरीके से ये मेडिकल एजुकेशन और ये सारी नॉलेज को प्रमोट करने में ये चाह रहे थे. और इसी तरह मेरी कल सलमान साहब से बात हुई थी इस प्रेजेंटेशन के हवाले से भी. आज भी जिस तरीके से सेशन कंडक्ट करवाया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द सीनियर. शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस फोरम दोस्तों से और भाइयों से बात करने का मौका. Thank you very much once again, Dr. Inshallah, see you. See you, sir. Thank you.